हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं अली सर आज आप लोग के बीच सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर लेकर आए हुए हैं। आप लोग का 19 दिसंबर को होने वाले एग्ज़ाम जो है उस एग्ज़ाम के जो है सबसे सटीक आंसर आप लोग को इसमें इस चैनल पर मिलने वाले हैं। आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहे कि इसमें एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है। हमने अभी इससे पहले जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने इस पर चैनल पर अपलोड किया। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको देखें, वो 100% रियल है। बस फ़र्क इतना है कि हमने इस बार जो है बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर बहुत पहले हमने उसको पोस्ट कर दिया है, इसलिए कुछ बच्चे को लग रहा है कि ये फर्जी है, लेकिन आप इत्मीनान रहें, ये 100% रियल क्वेश्चन है, 100% रियल पेपर है। 100% आपको यही पेपर आपको 100% मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं ये सोशल साइंस का कंपलसरी एग्जामिनेशन होता है और इसमें आप लोग को कुल 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं, जिसमें से आपको कितने बनाने होते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये इंस्ट्रक्शन में मालूम है कि 40 प्रश्न को आपका आंसर करना है, जिनमें आपको 70 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और ये दो सेक्शन में रहता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव का रहता है और सेक्शन बी जो है सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप उस मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। 100% अगर नहीं मिले तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से पूरी इस चैनल पर क्लियरली कह सकते हो कि नहीं ये फर्जी चैनल, कोई दिक्कत नहीं है। 100% इत्मीनान रहे कि अब ये आपको 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए का है। इसमें 1 से लेकर 70 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 40 के उत्तर देने हैं और सारे जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन पूर्वांचल की पहाड़ियों में सम्मिलित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, किस देश को पूर्व की मोती कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य है? तो इसमें सार्क का सदस्य जो होगा वो भारत होगा। हमने पहले से क्वेश्चन के आंसर पर टिक लगा रखा है ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। कभी कभी मिस्टेक से जो है बोलते कुछ है, किसी और पे टिक लग जाता है, इसलिए पहले से टिक लगा कर आप लोग को दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो है बिहार में, ऑप्शन बी। अगला छठा क्वेश्चन है, कोसी परियोजना में भारत का सहयोगी देश निम्न में से कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए नेपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल नीनो क्या है? तो ये एक ऑप्शन बी गर्म जलधारा है। मैं डायरेक्ट आंसर ही बोलता हूँ ताकि वीडियो छोटा हो और आप लोग आसानी से देख सकें। 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा जेपी सेतु, दीघा पटना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच जो है सीमा रेखा है? किन दो देशों की सीमा रेखा, यानी कि दो देशों के सीमा रेखा जो बनाया गया है उसका एक नाम दिया गया है मैकमोहन रेखा। वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और चीन। जैसे आप लोग जानते होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है, आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर आंसर दें। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसका पता करके, ये जानकारी है तो भी आप जवाब दीजिए। ये आपके लिए हमने दिया है, ये आंसर नहीं है, ये आपका आंसर ये वाला है, ऑप्शन बी भारत और चीन। लेकिन हमने ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो इसका हो जाएगा जवाब ऑप्शन डी, साबरमती। अगला प्रश्न है 11वां, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1972 में। 12वां प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन सी, मौसिन राम। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। 14वां प्रश्न है, किस भारतीय प्रदेश में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, असम में। 15वां प्रश्न, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरल तट पर कब
कब से होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जून से। अगला प्रश्न है 16वां, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी का उद्गम स्थान है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन झीलों का उदाहरण है? तो इसमें डल झील, वुलर झील, सांभर झील, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ये सभी झील के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से क्या है? तो कैस्पियन सागर एक प्रकार का झील है। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? यानी कि बाकी सब है, तब बाढ़ सही है, भूकंप भी ठीक है, भूस्खलन यानी बम विस्फोट, ये क्या है? बम विस्फोट जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव जनित आपदा है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश पर किया गया था? तो ये उसका किया गया था जापान में, है ना, जापान के हिरोशिमा। 21वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन कालाजार बीमारी का कारण है? तो कालाजार बीमारी का कारण जो है ऑप्शन ए बालू मक्खी। 22वां प्रश्न है कुशा तटबंध किस नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन डी कोसी नदी से संबंधित है। 23वां प्रश्न देखेंगे नाविक अमेरिगो वेस्पुच्ची किस देश के निवासी थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेन के निवासी थे। अगला प्रश्न देखेंगे मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा अपनी यात्रा वृत्तांत में किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य का। पहले से भी टिक लगा हुआ है और हम सर्कल भी अंदर कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 25वां प्रश्न देखेंगे पुर्तगाली भारत में किस वर्ष आए थे? तो पुर्तगाली भारत में 1498 में आए थे, ऑप्शन बी। 26वां प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा क्या लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ ने। बोस्टन की टी पार्टी घटना का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से। 28 का है स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू ने। 29वां प्रश्न देखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न देखें मैं ही राजू हूँ यह कथन किसका है? तो यह कथन लुई 14वां का है। 31वां प्रश्न है गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ऑप्शन सी इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? तो ऑप्शन ए रूस को। अगला प्रश्न देखेंगे नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह ऑप्शन डी स्वास्तिक। अगला प्रश्न देखें फांसीवाद किस देश में शुरू हुआ? तो फांसीवाद ऑप्शन सी इटली में शुरू हुआ। 35वां प्रश्न देखें किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई? तो ऑप्शन बी वर्साई की संधि के तहत। 36वां प्रश्न है तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? तो ऑप्शन डी इंग्लैंड की। 37वां प्रश्न देखेंगे यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन बी बिस्मार्क को। 38वां प्रश्न है भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो ऑप्शन सी 1832 में। 39वां प्रश्न भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो ऑप्शन सी गोंड है। अगला प्रश्न देखेंगे 40वां नाजीवाद किस विचारधारा का विरोधी था? तो नाजीवादी समाजवाद विचारधारा का विरोधी था। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि यहीं 40 तक ही आपको बनाना था, लेकिन हमें इसमें 40 से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया हूँ। आप लोग इसमें से मिक्स करके आप बना लेंगे, सीरियली नहीं लिखेंगे। बेहतर होगा कि आप लोग कुछ बीच में से छोड़ के आगे का भी कुछ मिक्स करके बना लें, बेहतर होगा। 41वां प्रश्न है नाजीवाद के जनक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा बी एडोल्फ हिटलर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिक्स करके, ताकि आपको बहुत सारे बच्चे को या चेक करने वाले को लगे कि आपने चीटिंग करके सीरियली लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बीच में से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता। आप लोग मिक्स करके फिर जो है एसएसटी है तो चारों पेपर पांचों पेपर से रहता है, सबका मिक्स करके बनाया करें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आने वाले एग्ज़ाम जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे इसके लिए भी आपके लिए बेहतर होगा। केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, ना ही टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप ज़्यादा मार्क्स ले आए, बल्कि आप अपने आप को भी जांचें। टेस्ट का हिंदी ही होता है जांच, खुद को जांचें कि आप कितना बना रहे हैं। इसलिए आप लोग तो पढ़ भी रहे हैं, यहाँ पर देख भी रहे हैं, आपको पहले से भी मालूम होगा बहुत सारे आंसर, हम जानते हैं आप लोग मेहनती स्टूडेंट होंगे, तो मिक्स करके आप लोग लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
42वां है मुसोलिनी के नेतृत्व में किस देश में सरकार बनी, तो हो जाएगा ऑप्शन ए इटली में। अगला प्रश्न देखेंगे 43वां निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी इनमें से सभी उत्पादक, यानी किसान भी होगा, दर्जी भी होगा, बढ़ई, सब उत्पादन का कार्य करते हैं। दर्जी कपड़े सिलता है, किसान खेत अनाज उपजाता है और बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है, तो सब उत्पादन से जुड़े हुए। 44वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टिकाऊ वस्तु का उदाहरण, टिकाऊ जो लंबे समय तक रहता है उसको टिकाऊ वस्तु कहते हैं, है ना। जैसे आप केला खरीद के लाते हैं, आम खरीद के लाते हैं, कोई फल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, ये सब क्या होगा, कुछ समय के बाद छोड़ देंगे तो वो बेकार हो जाएगा। लेकिन ये सब ले आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये सब के सब आपका क्या है, लंबे समय तक चलेगा। इसलिए लंबे समय तक चलने वाली को ही टिकाऊ वस्तु, इसलिए इसमें इसका ऑप्शन होगा या डी इनमें से सभी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे 45वां है निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है, जिनसे उत्पादन साधन है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सब जो है भूमि पूंजी ये सब उत्पादन के साधन हैं। 46वां प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा शिक्षक का, है ना, मेंटल वर्क जिसको कहते हैं हम लोग ना, बाकी सब क्या है फिजिकल वर्क करने वाले हैं। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, यानी खास मौसम में जब कटनी और रोपनी रहता है तो रोजगार मिलता है, और नहीं तो बाकी दिन किसान बैठे रहते हैं। 48वां प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई, ऑप्शन बी 1989 में, 1 अप्रैल 1989 में। 49वां प्रश्न है बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी है, तो आप देखेंगे चक्रीय है, अदृश्य है, घर्षणात्मक है, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ये सभी बेरोजगारी पाई जाए, बेरोजगारों की पूरी पड़ी हुए हैं। रोजगार देने वाले सरकार को हम लोग चुनेंगे तो रोजगार जरूर मिलेगी। वैसे हमारे बिहार में भी अब परिवर्तन शुरू हो गई है, ये एक अच्छा साइन है, होना चाहिए, लेकिन देखते कहाँ तक हो पाता, सिर्फ कागज़ में ही रहता है या फिर धरातल पे भी देखने को मिलता है। चलिए राजनीति की बात है वो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में करेंगे। चलिए 50वां प्रश्न है उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है, तो वो उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है, तो हो जाएगा शिक्षा। मानवीय पूंजी का जो स्रोत है वो क्या है, मानव को पूंजी के रूप में कैसे, उसको जब शिक्षा देंगे, कौशल देंगे, तभी क्या हो जाएगा वो पूंजी बन, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर बन जाता है, शिक्षा लेकर ही ना। अगला प्रश्न है 52वां है 100 दिनों की रोजगार की गारंटी किस योजना के तहत दी जाती है, तो वो मनरेगा के तहत। तो हमने 42 क्वेश्चन का इसमें आंसर दिया है, आप लोग इसे कोई भी 40 बनाना है, तो जो आप लोग का पसंद होगा, जो अच्छा लगेगा क्वेश्चन, जो याद हो जाए, जो याद है उसी का आप जवाब देंगे, बेहतर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहीं पर हम विदा लेते हैं आप लोग से। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद जय भारत।